बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 1 अक्टूबर और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहले याद दहानी, सोशल मीडिया फायरवॉल को नाकाम बनाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। व्लॉग देखने के बाद इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए। और अब आते हैं आज की खबरों की तरफ। आज बहुत ही दो मुनफरिद खबरें हैं जिनसे व्लॉग का आगाज़ करेंगे। आप खबर सुनेंगे या आपका हासा निकल जाएगा या तरा निकल जाएगा। आपको और हमें बताया गया था कि SIFC बना दी गई है और उसके तहत हमारे ब्रदरली इस्लामिक कंट्री UAE से, सऊदी अरब से भी, कतर से भी, कुवैत से भी, लेकिन UAE से भी हमें $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। जाहिर है वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए प्लान बनाने पड़ने थे बिजनेस के, और फिर हमारे ऑफिशियल्स को वहाँ जाना पड़ना था, उनके ऑफिशियल्स को यहाँ आना पड़ना था, और फिर MOU साइन होने थे। यही तरीका होता है ना इन्वेस्टमेंट का। तो जो पाकिस्तान के अंदर SIFC के सेक्रेटरी हैं, वो बड़े मायानाज ब्यूरोक्रेट हैं, अच्छी शोहरत के ब्यूरोक्रेट हैं। डॉक्टर जहांजेब उनका नाम है, पहले डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग रहे हैं, अच्छी शोहरत है उनकी। उन्होंने जाना था UAE और वहाँ पर कोई वर्किंग करनी थी, जाहिर है उसके बाद कोई MOU होने थे, फिर उसके बाद कोई इन्वेस्टमेंट शायद आती। तो उन्होंने वहाँ जाने के लिए UAE का वीज़ा अप्लाई किया, उनका वीज़ा ही नहीं आया। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं, ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट एंड टॉप ब्यूरोक्रेट ऑफ पाकिस्तान। वो ज़ाहिर है वीज़ा यहाँ से एम्बेसी ने देना है, इस्लामाबाद में से। एम्बेसडर भी उनको डायरेक्टली जानते होंगे, सभी जानते होंगे। SIFC के सेक्रेटरी को जहाँ पर $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी है, उनको वीज़ा नहीं दिया गया। आगे चलिए, पेट्रोलियम के जो सेक्रेटरी हैं, शायद पेट्रोलियम के या किसी मोमिन आगा साहब, उन्होंने भी जाना था वहाँ पर, उन्होंने भी कोई MOU साइन करना था। रिपोर्टेडली इन दोनों के वीज़ाज ही नहीं आए। अच्छा, आप सोच रहे होंगे ये क्या हुआ। आगे चलते हैं। एक वज़ीर आज़म, उनके बेटे का वीज़ा नहीं आया। जी हाँ, एक वज़ीर आज़म, अब वो मौजूदा है या साबिक हैं, इसको रहने दें, उनके बेटे का वीज़ा नहीं आया। इसी तरीके से एक एम्बेसडर, किसी मुल्क में पाकिस्तानी एम्बेसडर, उनके अहले खाना का वीज़ा नहीं आया। इसी तरीके से मैं यहाँ लिस्ट पढ़ूँ तो आप परेशान हो जाएं। बड़े बड़े सहाफ़ी, बड़े बड़े जर्नलिस्ट, एक्टर्स, आर्टिस्ट, उनके वीज़े रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये पिछले कोई 6 महीने में हज़ारों वीज़े, कुछ लोग तो कहते हैं कि मुहतात अंदाजे के मुताबिक ये 1 लाख के करीब करीब नंबर जा रहा है पिछले 1 आध साल के अंदर रिजेक्शन का। और ये जो रिजेक्शन की रेशो है, ये शायद जितने पाकिस्तानियों के वीज़े बरतानिया रिजेक्ट करता है या पाकिस्तानियों के वीज़े US रिजेक्ट करता है, ये उससे भी ज़्यादा है रेशो। और जब हम ये नाम, मैंने कुछ नाम आपके सामने नहीं रखे क्योंकि जाहिर है एम्बेसी ने हमें डॉक्यूमेंट तो नहीं दिए। ये तो वो हैं जो कुछ लोगों ने अपने सोशल मीडिया पे बताया, कुछ हमारे पास अंदर से इंफॉर्मेशन है। और अब UAE के साथ ये मामला उठाए गए, लेकिन उठाने के बावजूद एक बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट, जिनका मैं भी बहुत एहतराम करता हूँ, आप सब उनका बहुत एहतराम करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में बड़ा नाम है, उनका अपना वीज़ा नहीं आया। हालांकि उनको सभी जानते होंगे, हर जगह पर सभी लोग जानते होंगे। तो कहने की बात यह है कि जहाँ से हमें $25 अरब की इन्वेस्टमेंट आनी थी, वहाँ से हमें वीज़ा नहीं मिल रहा, वो भी पैसे दे के, जो फ़ी दे के वीज़ा लेना था और वहाँ जाकर हमने कोई काम धंधा करना था। अब आप सोचिए, और हाल ही में वहाँ पर एक और डिबैकल हुआ है कि वहाँ पर हम भेज रहे थे एम्बेसडर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर, जी हाँ, साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी ऑफ जरदारी, उस वक्त के सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस आसिफ अली जरदारी साहब के, जब उस वक्त की JIT ने बताया था कि उस वक्त वो ब्रिगेडियर थे मोहम्मद आमिर साहब, उनके अकाउंट में भी जाली अकाउंट्स में से रकूम आई थी। JIT ने उन्हें कसूरवार ठहराया था, लेकिन उनके खिलाफ फिर कोई कार्रवाई ना हो सकी, जैसे बहुत सारों के खिलाफ नहीं होती। और उसके बाद वो ज़ाहिर है मेजर जनरल बने, उसके बाद वो लेफ्टिनेंट जनरल बने, उसके बाद वो कोर कमांडर गुजरांवाला बने, और भी उनके पास बहुत सारी पोजीशंस रहीं, और वो आर्मी चीफ भी बनते बनते रह गए, वरना आर्मी चीफ भी बन जाते। तो उनको हमने भेजना था इसी UAE में अपना एम्बेसडर बनाकर, और वो पता नहीं अब उन्होंने इनकार कर दिया या यहाँ से कुछ हुआ, बहरहाल वो वहाँ नहीं जा सके। अब शायद वो कनाडा जाना चाहते हैं या और कोई बेहतर जगह तलाश कर रहे हैं, लेकिन बनेंगे वो ज़रूर, क्योंकि अगली जो खबर है वो उसी से इंटरेस्टिंग है। लेकिन अभी हम ये बात कर रहे थे कि ब्रिगेडियर मोहम्मद आमिर, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, अब रिटायर्ड हैं, उस वक्त तो वो ब्रिगेडियर थे, रिटायर्ड तो लेफ्टिनेंट जनरल बन के हुए हैं। तो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद आमिर साहब के अकाउंट में जाली अकाउंट से पैसे आए, JIT बनी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं हुआ। लेकिन ऐसा ना सोचिए कि पाकिस्तान के अंदर कानून है ही नहीं, पाकिस्तान में कोई अदालतें नहीं है, कानून नहीं है, एहतसाब नहीं है। ये ज़रा तस्वीर देखिए, रोशन बीबी, इनकी उम्र 81 साल है, हमने आपको 80 साल बताई थी।
ये एहतजाज करने आई थी पेशावर से, अकेली आई थी। इनको लगा था कि इन्हें एहतजाज करना चाहिए। किसी ने बड़ी खूबसूरत तहरीर लिखी कि ये 3 साल की थी जब पाकिस्तान बना, और जाहिर है इनकी जब ये बचपन में होगी तो पहली दफ़ा अयूब खान साहब ने मार्शाल्लाह लगा दी होगी, फिर थोड़ी सी उम्र और बड़ी हुई होगी तो याया खान साहब आगे होंगे, फिर ज़ियाउल हक साहब आगे होंगे। तब तक इन्हें एहसास नहीं हुआ होगा, और अब के ज़माने में इन्हें एहसास हुआ होगा कि मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे आवाज़ उठानी चाहिए। और आखिरकार इन्होंने अब 81 साल की उम्र में बाहर निकलकर आवाज़ निकालने की कोशिश की, तो हमने कहा कि नहीं, इनकी आवाज़ दबा देनी है। ना सिर्फ बेशर्मी ये की गई कि वहाँ पर इनको चौधरी साहब और मरियम एंड को की कोलैबोरेशन से इनको गिरफ्तार किया गया, इन पर दहशतगर्दी का पर्चा दिया गया। अगली बेशर्मी देखिए कि वो जो जज थी जिनके सामने लेके जाया गया, वो भी एक खातून जज थी, और उन्होंने इनका रिमांड भी दिया। वो तो फिर भला हो, जो क्रिटिसिज्म आप सब ने किया सोशल मीडिया पर और सारी जगहों पर आवाज़ उठाई, तो मेरा ख्याल कोई सेंस प्रवेल की, और अब इन्हें मुकदमे से डिस्चार्ज किया गया। तो ऐसा ना सोचिए कि अगर लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई तो यहाँ किसी के खिलाफ भी नहीं होनी। यहाँ रोशन बीबी जो है वो पकड़ी जा सकती हैं, आप बाकी शायद बच जाएं, लेकिन माड़ा बंदा अगर काबू आ गया तो उसके ऊपर जुर्म नहीं भी बनता होगा तो हम पर्चा भी डाल देंगे और रिमांड भी दे देंगे, भले नहीं बनता होगा। ये रिमांड भी काट के आई हैं। मैं हैरान हूं कि ये जो जज साहबा हैं इनको खौफे खुदा नहीं है, या एक बेसिक कर्टसी और बेसिक आपकी मोरालिटी है, एथिक्स हैं बेसिक, वो तो होंगे, जाहिर है। एक खातून है और एक वकील रही होंगी। मैं इट्स माइंड बॉगलिंग कि उनको उनके ज़मीर ने कैसे इजाज़त दी, और उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके बहन भाइयों ने उनसे नहीं पूछा। पूछने का मतलब मेरा यहाँ लानत मलामत है उन पर नहीं की कि आप ये क्या कर रही हैं, इस तरह के फैसले आप कर रहे हैं। अच्छा जी, अगली खबर इससे भी इंटरेस्टिंग है। वो खबर ये है, ये जाहिद गशकोरी साहब की खबर है। वो खबर दे चुके हैं, इसलिए क्रेडिट उनका बनता है, उनका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। उनकी जो खबर है वो ये है कि इस वक्त कोई पाकिस्तान के जो सीनियर आर्मी ऑफिशल्स हैं, सीनियर आर्मी ऑफिशल्स जैसे मेजर जनरल्स एंड लेफ्टिनेंट जनरल्स, और शायद ब्रिगेडियर को भी उसमें वो गिनते हों, ये 250 के करीब हैं जो इस वक्त सिविलियन ओहदों के ऊपर तैनात हैं। जी हाँ, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये 250 के करीब हैं जो सिविलियन, लेकिन ओवरऑल कर्नल्स, मेजर्स, जैसे नादरा में कहते हैं 400-500 लोग हैं मिलिट्री की तरफ से आके सर्व कर रहे हैं। वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब मुनीर अफसर साहब जिनको अदालत ने हटाया था वो तो एक है ना, नीचे भी 400-500 हैं। इसी तरह और भी महकमों में। तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये नंबर 3, 4 या 5,000 तक जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्टों ने बड़ी कोशिश की स्टैब्लिशमेंट डिवीजन से इसकी पूरी लिस्ट लेने की, लेकिन उनको लिस्ट नहीं दी जा रही। तो खुद से महकमों के थ्रू लोग काउंट कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो हैं बहुत ही सीनियर, उन्होंने जो रिपोर्ट दी है, पहली रिपोर्ट तो मैंने आपको बता दी, गशकोरी साहब। फिर मेरी किसी और से बात हुई तो उन्होंने कहा कि छोटे बड़े अफसरान को मिला के 1149 नंबर वो खुद गिन सके हैं। जी हाँ, ये वो खुद है जो उन्होंने तरतीब दी है, लिस्ट फ़ोन करके, पूछ के, पता करके कि कहाँ कहाँ कौन काम कर रहा है। जैसे कि कुछ नाम आपके सामने रखते हैं, आप खुद हैरान हो जाएंगे उन नामों को सुन के। आपको बताइए, अभी चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफजल स्टिल सर्विंग है, अदालत ने हटाया था, उन्होंने कहा ना, मैंने इधर ही सर्व करना है। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली सेक्रेटरी डिफेंस हैं, विल रिटायर नेक्स्ट मंथ, मीन अब इस महीने में। उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सत्ती अभी रिटायर होंगे नवंबर में, लेकिन उनको FPSC फेडरल जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसका चेयरमैन लगा दिया गया है। उसके बाद NDMA के चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक, सर्विंग इन पाकिस्तान आर्मी। उसके बाद NAB के चेयरमैन है जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट। उसके बाद वापडा के चेयरमैन है लेफ्टिनेंट जनरल सज्जाद गनी, रिटायर्ड। उसके बाद चेयरमैन AJK पब्लिक लेफ्टिनेंट जनरल हदायतुर रहमान, रिटायर्ड। और फिर इंटरनेशनल पोस्टिंग्स भी हैं। आप PTA के चेयरमैन को तो भूल ही गए माशाल्लाह से, हमारे हाफिज़ साहब, मेजर जनरल रिटायर्ड हफीज़ुर रहमान साहब। उसके बाद इंटरनेशनल पोस्ट देखिए, मेजर जनरल अख्तर जमील। अब ये जो मेजर जनरल अख्तर जमील साहब हैं, इनका बोस्निया में क्या काम है ये समझ से बाहर है। मीन बोस्निया कोई ऐसा मुल्क नहीं कि जहाँ कोई दिफाई मामला आते हैं, हमारे को हम असला बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, कि चलें कोई ऐसी भी वजह बन जाए। अच्छा जी, उसके बाद अगला देखिए, मेजर जनरल फ़रत अब्बास, ये एम्बेसडर हैं ब्रुनाई दारुस्सलाम। ब्रुनाई दारुस्सलाम एक छोटा सा मुल्क है मलेशिया के साथ। दोबारा यहाँ पर हमने कोई मिसाइल नहीं बेचने, कोई बैलिस्टिक मिसाइल, वहाँ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होनी। दोबारा से मेजर जनरल रिटायर्ड है या शायद सर्विंग है, मुझे नहीं पता, मगर रिटायर्ड हैं फ़रत अब्बास साहब, वो यहाँ पर सर्व कर रहे हैं। मेजर जनरल तैयब आज़म
ये नाइजीरिया में एम्बेसडर हैं जी। अब ये भी नहीं समझ के नाइजीरिया में हमने क्या करना है। इसी तरीके से अब कोई पीछे ना रह जाए, एयर मार्शल साहब हैं जी शाहिद अख्तर साहब, वो सीरिया में कोई जहाज शाज उड़ाने होंगे हमने वहाँ, वो हमारे एम्बेसडर हैं। ये एक लंबी लिस्ट है, तो आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप फिर कहेंगे कि आपने एक ही खबर में पूरा वीलॉग कर दिया है, इसलिए मुझे अगली खबर पर मूव करना पड़ेगा। लेकिन आपको सिर्फ ये बता देते हैं कि जो नंबर मुशर्रफ साहब के ज़माने में था वो 1030 था, 1030 नंबर उस वक्त था जो आला अफसरान, आला और मिड लेवल के अफसरान थे उनका। अब जो आला और मिड लेवल के अफसरान हैं वो नंबर 1150 के करीब है। तो आप ज़रा गौर कीजिए कि मुशर्रफ साहब के ज़माने से भी मामलात जो हैं वो बहुत आगे चले गए। उस टाइम मार्शाल्लाह थी, और ये 2003 में एक लिस्ट जमा हुई थी, माशाल्लाह थी तो लिस्ट बनी थी, और उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने कोई लिस्ट जमा करवाई थी सेनेट की किसी कमेटी को, और वहाँ से पता लगता है कि उस टाइम 1030, जी हाँ 1030, और अब हैं 1150। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि हम उससे भी आगे चले गए हैं। अच्छा जी, अगली खबर की तरफ अब चलते हैं, और वो खबर बड़ी एक और बड़ी जानदार खबर है, और वो खबर है कि जो आर्टिकल 63A को काजी साहब ने आज ही सुनना है। आप थोड़े घंटों के बाद आप देखेंगे वो सुनेंगे भी और फैसला भी कर देंगे। हालांकि जस्टिस मुनीब जो अख्तर है, उनका जो लेटर है, 2 लेटर्स उनके, वो हम आपसे जिक्र कर चुके हैं। उन्होंने वाज़े तौर पर काजी साहब को एक्सपोज कर दिया है कि ये बेंच बन ही नहीं सकता था, बैठ ही नहीं सकता था। लेकिन काजी साहब तो आपको पता है कि उन्होंने फिर आज पता चला है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की मीटिंग रखी हुई है आज के दिन में, और लगता है कि उस मीटिंग के अंदर वो पहले बेंच बनाएंगे नया, और उसमें से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को निकालेंगे, किसी और को डालेंगे, और उसके बाद वो इसका फैसला सुना देंगे। क्योंकि 63A होगा तो ये खोते घोड़े जो हैं वो वोट दे सकेंगे, और जब दे सकेंगे तो फिर 2/3 मेजॉरिटी होगी, और फिर खोते घोड़े बेच के और उनसे एक अपने लिए एक्सटेंशन का बंदोबस्त जो है वो करेंगे। इसलिए 63A का आज मुकदमा ये सुनने जा रहे हैं। इमरान खान साहब के वकील ने चैलेंज किया है, अली ज़फ़र साहब उनके वकील थे, उन्होंने चैलेंज किया है कि आप एक तो इस बेंच से अलग हो जाएं, और बेंच की फॉर्मेशन दुरुस्त नहीं है। कमेटी में 2 जजेस बैठे हैं, जैसे बेंच पूरा नहीं होता इसी तरह कमेटी भी पूरी नहीं हो सकती अगर एक जज नहीं है, तो आप इस तरीके से बेंच नहीं बना सकते। तो ये उन्होंने एतराज़ किया। काजी साहब कहते हैं मैंने नहीं माना। अच्छा जी, अगली खबर यह है कि कल जो गुजर गया है उस दिन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम, उनका आखिरी दिन था, DGISI रिटायर्ड हो गए, और जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक वो नए DGISI हैं, वो उन्होंने ज्वाइन कर लिया। अब क्या पॉलिसी में कोई फ़र्क होगा? मुझे नहीं लगता। मेरा एनालिसिस ये है कि शायद वर्स सिमत फ़र्क हो, दुरुस्त सिमत में शायद फ़र्क ना हो। शायद हमारे यहाँ रियलाइजेशन जो है वो होकर चीज़ों को बेहतर करके, चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करके, बेहतर करके चलाने की बजाय शायद हम और डबल डाउन करें। ये मेरा तजिया है। दुआ मेरी क्या है? दुआ मेरी ये है कि सेंस प्रिवेल हो और सभी पाकिस्तानी हैं और बेहतर तरीके से सोच के, जिनका मैंडेट है उसका एहतराम करके, आवाम के मैंडेट का एहतराम करके मुल्क को पॉजिटिव सिमत में चला जाए। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक साहब जो है वो अपने आप को एक जो उनकी पोजीशन है, जो एक ज़ाहिर है वो अवाम ने उनको एक उन्होंने हल्फ उठाया हुआ है पाकिस्तान के आइन की पासदारी का, उसकी पासदारी करेंगे और पॉलिटिकल मनूवरिंग में जो उनको इजाज़त नहीं है वो नहीं करेंगे। लेकिन देखते हैं अगले आने वाले दिनों में कि वो क्या करते हैं। आपको मैंने अपना एनालिसिस दे दिया कि मुझे को बहुत ज़्यादा उम्मीद इस चीज़ में से है नहीं कि बहुत ज़्यादा कुछ सेंस प्रिवेल करेगी। बहरहाल देखते हैं। रही बात लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजम साहब की, तो वो ज़ाहिर है आप सब उनके पूरे जो एरा है उससे वाकिफ़ हैं। उन्होंने अपने बेशतर जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और चीज़ें की उसमें उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान का मसला सिक्योरिटी नहीं है, मईशत है। हालांकि उन्हें इससे बात करनी नहीं चाहिए थी। एज अ DGISI मईशत तो उनका एरिया ही नहीं था। तो अगर ये पाकिस्तान का मसला है भी तो ये किसी मईशतदान को या किसी फाइनेंस मिनिस्ट्री या किसी गवर्नर स्टेट बैंक या उन एरियाज़ के लोगों को करना चाहिए था। लेकिन बहरहाल वो हमें बताते रहे। लेकिन हमें उम्मीद थी कि शायद जाते जाते मईशत ही ठीक कर जाएँ। मईशत को भी जिन हालात में वो छोड़ के गए हैं वो भी आपके सामने हैं। तो उनका जो ये सारा टेन्योर है वो याद रखा जाएगा। जाहिर है अर्श शरीफ शहीद का मुकदमा भी इसी टेन्योर के अंदर है। फिर और भी बहुत सारी बातें, जितनी भी सारी लोग अगवा हुए, गायब हुए, तशद्दुद हुए, झूठे गद्दारी बगावत के पर्चे बने, ख़वातीन, ये सब कुछ
मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपके सामने है पूरे का पूरा उनका टेन्योर। अब वो कैसे याद रखे जाएंगे वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तारीख उनका एहतसाब करेगी। आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगा कि वो एहतसाब कैसे होता है। अगली खबर की तरफ चलते हैं जी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अपना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो अपील थी वो मान ली, और पंजाब में जो जजेस थे, जो नून लीग को जजेस चाहिए थे, वो दे दिए गए हैं। और इलेक्शन कमीशन की मर्ज़ी से, और उसमें बदकिस्मती से जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं, जस्टिस आलिया नीलम साहबा, उन्होंने भी घुटने टेक दिए। और अब वो जजेस लगेंगे जो नून लीग चाहती है, और उस इलेक्शन कमीशन उन जजेस को चेरी पिक करेगा। और इसका मतलब ये हुआ कि जो 6-7 महीने इलेक्शन के गुजरे हैं, अब वो जो भी ट्रिब्यूनल्स ने काम किया था, फॉर्म 45, 47 मांग रहे तो सब ख़त्म। अब इलेक्शन की अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अब मरियम और नवाज शरीफ और दूसरे तमाम जो जाली वोटों पर जीते हैं उनको अब कवर दे दिया जाएगा। तो ये भी काजी साहब ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हक़ में। तो ये भी वारदात डाल दी गई है। अच्छा जी, साबिक सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल मोहम्मद अकरम, उनकी बाजियाबी के लिए अदालत में दरख्वास्त थी, और जो हुकूमत पाकिस्तान है, रियासत है, उसने लिख के दे दिया कि मोहम्मद अकरम उनके पास नहीं है। पूरे जहान को पता है कि उनके पास है, लेकिन बड़े ही दबंग तरीके से अदालत के अंदर जो है वो ये झूठ बोला गया। और वहाँ पर मोहम्मद अकरम की वकील ने कहा कि जब परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में पाकिस्तानियों को दूसरे मुल्कों के हाथों में बेचा जाता था, तब भी रियासत ऐसे ही एफिडेविट अदालतों में देती थी। असल में इन्हीं के पास है, लेकिन ये बता नहीं रहे। अब ये सिचुएशन है। मोहम्मद अकरम इनके पास है कि नहीं, इस बात से डिनाई कर दिया उन्होंने, जिसका मतलब ये लगता है कि लंबा अरसा उसे रखना है। वो अभी मान नहीं रहा होगा, उस पर तशद्दुद कर रहे होंगे कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बयान लें, कोई मिलिट्री कोर्ट्स कहें कि हाँ जी मैं पैगाम रसानी करता था फ़लाँ और फ़लाँ के दरमियान में, कोई झूठा सच्चा बयान लेके, और फिर मिलिट्री कोर्ट्स का जो है वो पूरा एक जो हवा बनाना है वो करने की कोशिश की जाएगी। अगली खबर आपके सामने रखेंगे जी कि एक जासिम चट्टा साहब का ट्वीट था, और बिल्कुल दुरुस्त ट्वीट था, इसलिए वो आपके सामने रखना चाहिए। और वो ट्वीट ये था कि मरीम नवाज़ साहब का दरवाज़ा तोड़ा गया था कराची में, मिली भगत से तोड़ा गया था। सिंध गवर्नमेंट और सारों ने मिल के एक पूरा ड्रामा बनाना था, वरना सिंध में वो क्यों करना था काम, पंजाब में होता जहाँ PTI की गवर्नमेंट थी। और वो किया भी ISI और उनके लोगों को जनरल बाजवा ने इंक्लूड करके और इन्वॉल्व करके, और जो हमारे पास इत्तलात हैं जनरल बाजवा डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे थे, उनके अहकामात पर हुआ था। और बाद में ही प्रिटेंडेड कि मुझे तो पता ही नहीं, और बाद में फिर उन अफसरान को जो है वहाँ से तबादला किया और उनको बली का बकरा बनाया जो कराची के अंदर ISI के सेक्टर कमांडर वगैरह थे। लेकिन करवाया बाजवा साहब ने खुद था। और जासिम चट्टा साहब ने ये कहा है कि उस वक्त नून लीग ने कैसे सब कुछ सर पे उठा लिया था। अब बुशरा बीबी के उनका दुपट्टा, उनका बुर्का उतार के उनकी कैमरों के सामने उनके बालों की तलाशी तमाम मर्दों के सामने ली जाती है, उनके साथ हर किस्म की बदतमीज़ी की जाती है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो रिएक्शन नहीं है। ये बात दुरुस्त है, ये रिएक्शन और स्ट्रॉन्ग देना चाहिए था, वो रिएक्शन नहीं। अच्छा जी, एक कल से स्टोरी चल रही है जो जाहिर है मेरे पास उतनी स्पेस नहीं होती पार्टी में होते हुए कि मैं उतनी खुल के बात करूं। वो है जो कल चेयरमैन इमरान खान से पार्टी के लोगों की मुलाकात हुई, उसके ऊपर फिर ज़ुबैर, आपको पता है कि बड़े मायनाज रिपोर्टर हैं, 3 के नाम से जो चैनल अपना चलाते हैं उनमें, तो ज़ुबैर अली खान ने एक स्टोरी दी, और उनकी स्टोरी के ऊपर बाद में फिर इमरान रियाज साहब ने वीलॉग भी किया। स्टोरी वो ज़ुबैर साहब की थी, उस पर इमरान रियाज साहब ने तफसीलन वो वीलॉग किया, जिसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान साहब नाराज़ थे। तो मैं, क्योंकि जाहिर है आप सोच रहे होंगे कि मैंने वो स्टोरी क्यों नहीं की, मैंने जो हमारी पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग है वो कल ही हुई थी, उसमें मैंने अपना जो मतमा नज़र था वो बिल्कुल भरपूर तरीके से दिया था। अब पार्टी के ये जो इस तरह के मामलात होते हैं उस पर मेरी पोजीशन, क्योंकि मैं एक पार्टी में कोर कमेटी भी, पॉलिटिकल कमेटी का भी मेंबर हूं, तो मैं फिर पब्लिक में उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करता। बहरहाल जो कुछ मीडिया में रिपोर्ट हुआ है वो भी आपने देख लिया है, और पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये हुआ है और ये नहीं हुआ। उन्होंने कुछ चीज़ें डिनाई की हैं, कुछ कही हैं। रिपोर्टर कह रहा है कि नहीं, मैं अपनी स्टोरी पर खड़ा हूँ, और इमरान रियाज साहब भी कह रहे हैं कि वो रिपोर्टर की जो स्टोरी है उन्हें वो दुरुस्त लगती है, जिस पर उन्होंने एक व्लॉग किया है। इसके साथ ही इतना ही मैं कहूँगा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।